दुनिया में हम किसी भी चीज़ की स्टडी करने जाएं, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो, साइकोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो या कुछ भी हो। बाय द वे स्टेम का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो हमने इसी बारे में चर्चा करनी है, हमने फिजिक्स के बारे में चर्चा करनी है जो कि इसके अंडर ही आएगा, है ना। तो दुनिया में हम किसी भी चीज़ की स्टडी करें, हर चीज़ के अंदर एक चीज़ होगी जो कि होगा डेटा, है ना। और उस डेटा को कैसे हम मैनिपुलेट करेंगे और उस डेटा से कैसे हम खेलेंगे, इस सब की स्टडी हमें सिखाता है स्टैटिस्टिक्स। तो हम चाहे दुनिया में कोई भी चीज पढ़ लें, लेकिन एक चीज तो इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है, और वो है हमारा स्टैटिस्टिक्स। बिल्कुल थैनोस भाई की तरह इट इज इनएविटेबल। ठीक है, तो बात करते हैं फॉर एग्जांपल हम फिजिकल एजुकेशन की। फिजिकल एजुकेशन में हमने क्लास में सारे बच्चों को देखा, उसके बाद हमने सारे बच्चों की हाइट नापी, सारे बच्चों का वेट नापा। तो जब हमने सारे बच्चों की हाइट नापी तो हम क्लास की एक मीन हाइट निकाल सकते हैं। फिर हम निकाल सकते हैं कि क्लास की एवरेज हाइट ये है, और अगर तुम जो हो, तुम्हारी हाइट मान लो 6 फुट है, तो तुम्हारी हाइट एवरेज से इतनी ज्यादा है या इतनी कम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। ऐसे ही अगर साइकोलॉजी में बात करें तो मान लो हमको कोई कहीं कुछ बच्चों का IQ लेवल टेस्ट करना है, तो हम सब का IQ लेवल टेस्ट करेंगे, EQ लेवल टेस्ट करेंगे। फिर हम उसका मीन निकाल सकते हैं कि हमारे देश में मीन IQ लोगों का कितना है, या फिर हम ये निकाल सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा IQ 115 है तो ये मीन IQ से कितना ऊपर या कितना नीचे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दुनिया में चाहे किसी भी फील्ड की स्टडी हो जाए, लेकिन स्टैटिस्टिक्स तो हर जगह इन्वॉल्व होगी। और आज हम स्टैटिस्टिक्स को ही थोड़ा सा समझने वाले हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं जो कि हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होने वाले हैं। तो वेलकम। हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित, और आज हम करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन से पहले हम कोई रियल लाइफ में स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, कोई रियल लाइफ फिनोमेना की, जो कि हम यूजुअली देखते हैं। तो हम यूजुअली IPL देखते हैं, है ना। तो ऐसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं QPL, है ना। QPL करने वाले हैं, वो है क्वांटम प्रीमियर लीग। ठीक है, तो इस क्वांटम प्रीमियर लीग में क्या है, हमने भाई अपने धोनी भाई को रखा, है ना, और उसके मैचेस देखे। ठीक है, धोनी भाई के मैचेस देखे। तो धोनी भाई बहुत मैचेस खेलता है, उनमें से कोई 10 मैचेस को लिया और उसका डेटा इकट्ठा किया। ठीक है, तो हमने देखा भाई पहले मैच में उसने 72 रन मारे थे, दूसरे में 0, फिर 0, फिर 27, 10, 150, 10, 78, 50, ऐसे करते करते उसने भाई ने रन मारे थे। ठीक है, तो अब इससे हम क्या समझेंगे वो देखते हैं। इस पूरे डेटा के अंदर लेटेस्ट से मैं रन को ना आई बोल देता हूं, मतलब जैसे कि जब मेरा 50 रन आया तो मेरा I इक्वल्स टू 50 हो गया। जब मेरे 10 रन आए तो I इक्वल्स टू 10 हो गया, मतलब मेरा नहीं, धोनी भाई का, है ना। जब मेरे 101 रन आए तो I इक्वल्स टू 101 हो गया। ऐसे करते करते मैंने रन अपने देखे। ऐसे ही I जो है वो 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रन 1000, 10,000 हो सकते हैं, हाँ वो बात अलग है कि भाई ने मारे नहीं कभी, है ना, हो तो सकते हैं। चलो, तो अगर I मेरा रन है तो मैंने एक और क्वांटिटी डिफाइन करी जो कि है N ऑफ I, और N ऑफ I क्या डिफाइन करेगा, N ऑफ I डिफाइन करेगा नंबर ऑफ मैचेस जिसमें हमने I रन मारे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने मैचेस में धोनी भाई ने 50 रन मारे, तो आप कहोगे 1, 2, 3 मैचेस में, तो N ऑफ I क्या हो जाएगा, 3। तो अगर ये रहा मेरा पहला सवाल कि नंबर ऑफ मैचेस जिसमें हमारे धोनी भाई ने 50 रन मारे, तो आंसर आ जाएगा 3, है ना। इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ मैचेस जिसमें धोनी भाई ने 0 रन मारे, देख के बताना। हाँ, 2। ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस जिसमें भाई ने 27 रन मारे, कितने हैं, सिर्फ 1, तो 1। अच्छा, नंबर ऑफ मैचेस
जिसमें भाई ने 10,000 रन मारे, कोई भी नहीं है, तो नंबर ऑफ मैचेस 0। लेकिन i इक्वल्स टू 10,000 हो सकता है ना, i 10,000 हो सकता है, लेकिन n ऑफ i 0 हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ मैचेस जिसमें उसने 10,000 रन मारे वो 0 हो जाएगा, लेकिन रन तो 10,000 हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक और सिंपल सा सवाल पूछूं जो हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, वो है प्रोबेबिलिटी कि उसने 50 रन मारे, ये क्या होगा? चलो देखते हैं। हमारी प्रोबेबिलिटी कि उसने 50 रन मारे वो है कि 3 में 50 मारे थे, तो फेवरेबल आउटकम मतलब कि 3 अपॉन कितने मैचेस में से 3 में मारे थे? 10 मैचेस में से, तो 3 अपॉन 10, बहुत ही आसान है ना, तो 3 अपॉन 10.3, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारा 10 रन मारने की। अच्छा, 101 रन मारे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक मैच में 110 रन मारे थे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मैचेस 10, तो 1 अपॉन 10.1। तो एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, जितने मैचेस में उसने 50 रन मारे थे या 101 रन मारे थे उसको डिवाइड कर दे रहे हैं टोटल नंबर ऑफ मैचेस से, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसने आई रन मारे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो आप सिंपली कह सकते हो कि n ऑफ i, क्यों कि भाई जब मैंने i रन मारे, जैसे कि i मान लो मेरा 50 है, तो जब मैंने 50 रन मारे तो n ऑफ i मेरा 3 हुआ ना, कि 3 मैचेस में मैंने 50 मारे थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ i क्या होगा? n ऑफ i, मतलब कि उतने मैचेस जितने में मैंने i रन मारे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैचेस, तो इसको मैंने nt लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ मैचेस को मैंने क्या लिख दिया? nt। अच्छा, nt को मैं पता है कैसे लिख सकता हूं? एक बहुत ही प्यारी सी बात, nt को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं, ये होगा n ऑफ 0 प्लस n ऑफ 1 प्लस n ऑफ 2 प्लस n ऑफ 3 प्लस n ऑफ 4, ऐसे करते करते टिल n ऑफ इंफिनिटी। अब तुम कहोगे भैया पागल हो गए हो क्या, n ऑफ इंफिनिटी मतलब उसने इंफिनिटी रन मारे, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं कि भाई उसने कितने मैचेस टोटल खेले, तो मैं ये कर सकता हूं ना कि उसने अगर 0 रन मारे थे तो वो वाले 2 मैचेस, 1 रन मारा था तो उसमें उतने, 2 रन जिसमें मारे थे उसमें उतने, 3 रन जिसमें मारे थे उसमें उतने, सबको ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मैचेस ही तो आ जाएंगे। देखो, अगर मैं 0 रन वाला देखता हूं तो 2 मैचेस ये आ गए, ऐसे ही अगर मैं 10 रन वाला देखता हूं तो 1 मैच ये आ गया, 50 वाला देखता हूं तो 3 मैच ये आ गए, ऐसे करते करते इन सबको जोड़ दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस मिल जाएंगे, है ना। और बाकी जो है जैसे कि n ऑफ 1, कि भाई उसने 1 रन कितनी बार मारे, उसने मारे नहीं तो ये 0 हो जाएगा, ऐसे n ऑफ 2 भी 0 हो जाएगा, है ना। n ऑफ 0 0 नहीं होगा, n ऑफ 0 होगा 2, क्योंकि 2 मैचेस के अंदर उसने 0 रन मारे थे, है ना। तो इसका मतलब हमें यह समझ में आ गया कि हम n ऑफ t टोटल नंबर ऑफ मैचेस को क्या लिख सकते हैं, सबका समेशन n ऑफ 0 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी, या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ, है ना, मैंने सिग्मा लगा दिया सबको ऐड करने के बजाय, समेशन ऑफ n ऑफ i वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to या 0 to इंफिनिटी, है ना। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। तो हमको ये समझ में आ गया कि हम टोटल नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकाल सकते हैं अगर हमारे पास हर मैचेस के नंबर हो, मतलब हमें ये पता हो कि इतने रन इतने मैच में, इतने रन इतने मैच में, इतने रन इतने मैच में, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक, चलो अब ये तो समझ में आ गया, तो हमको ये भी समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आई जो था वो था n ऑफ i बाय nt, मतलब कि नंबर ऑफ मैचेस जिसमें मैंने i रन मारे या नंबर ऑफ मैचेस जिसमें मैंने जो क्वेश्चन में दिया हुआ उतने रन मारे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मैचेस। और इसी को, क्योंकि अभी अभी मैंने nt को समेशन ऑफ ni लिखा है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं ni ओवर समेशन ऑफ ni, है ना, where i varies from 0 to infinity। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक, अच्छा अब एक और सवाल आता है, इसको मिटाया जा रहा है। अच्छा, अब एक और सवाल आता है और वो ये है कि समेशन ऑफ पी आई क्या होगा, समेशन ऑफ पी आई क्या होगा। समेशन ऑफ पी आई का क्या मतलब है?
कि मतलब व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज जिसमें आई रन पड़े थे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मेरे पास प्रोबेबिलिटी 1 की, सॉरी 0 की, कि मैंने 0 रन मारे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अगली बार कि मैंने 1 रन मारे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। उसके अगली बार कि मैंने 2 रन मारे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, टिल इनफाइनाइट। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 देखूं तो वो होगा नंबर ऑफ मैचेस जिसमें मैंने 0 रन मारे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मैचेस, बिल्कुल लिख सकता हूं। ऐसे ही अगर मैं P1 को लिखूं, P1 क्या होगा, नंबर ऑफ मैचेस जिसमें मैंने 1 रन मारा अपॉन टोटल नंबर ऑफ मैचेस। ऐसे ही 2 के लिए क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मैचेस जिसमें 2 रन मारे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मैचेस। ऐसे करते करते टिल इनफाइनाइट। अच्छा, अब ये जरा देखना, डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, एनटी ही है, तो एनटी लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ मैचेस। और न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, n of 0 प्लस n of 1 प्लस n of 2 प्लस n of 3, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो क्या होगा, मतलब 0 रन मारना प्लस 1 प्लस 2, कितने नंबर ऑफ मैचेस, सारे नंबर ऑफ मैचेस को मैंने ऐड कर दिया, तो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, जो कि कट के क्या दे देगा, 1। क्या दे देगा, 1। और यही चीज तो हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में होती थी ना, कि हम सम ऑफ प्रोबेबिलिटी करते थे और हमें 1 मिलता था, है ना। और यही चीज हमारी कहलाती थी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। क्या कहलाती थी, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली 1, और इसी को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। मस्त। तो अपने को सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं जो कि हमने बोर्ड पर लिखे हुए थे। ये सब तो बहुत ही आसान थे, ये सब भी बहुत आसान थे। इसमें 2 चीजें अपने को अभी सीखने को मिली, और भी कुछ सीखते हैं। ठीक है, हमने 2 बातें समझ ली। एक तो ये कि अगर हमें किसी भी रन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है या किसी भी ith पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, n ऑफ i, मतलब कि वो रन कितने मैचेस में मारे गए हैं डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द मैचेस, है ना। एक तो ये कर सकते हैं हम, और दूसरी जो चीज हमने समझ ली वो है कि समीशन ऑफ पी आई, मतलब कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कर देंगे तो वो 1 आ जाएगा, कि उसने कितने कितने रन मारे, ऐसी सारी प्रोबेबिलिटीज ले लें। 0 रन कितनी बार मारे, 1 रन कितनी बार मारे, 2 रन कितनी बार मारे, ऐसे करते करते सारी प्रोबेबिलिटीज का सम ले लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। अब एक बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन उठता है कि भाई व्हाट इज द एवरेज स्कोर धोनी गॉट, मतलब कि धोनी का एवरेज स्कोर क्या था। और यार एवरेज निकालना हम सभी को आता है। ये सारे उसके रन हैं, तो क्या करेंगे, 72 एक बार, फिर 0 प्लस 0 प्लस 27 प्लस 101 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 78 और प्लस 50 प्लस 50, यही तो करेंगे, प्लस 50 प्लस 50। तो ये तो होगा टोटल रन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैचेस। टोटल नंबर ऑफ मैचेस थे 10। ठीक है, एक तो देखो ये किया जा सकता है, दूसरा मैं ये भी तो कर सकता हूं कि 72 रन एक बार मारे गए, तो 72 इंटू 1 प्लस 0 रन 2 बार मारे गए, तो 0 इंटू 2, है ना, प्लस 27 एक बार मारा गया तो 27 इंटू 1, ऐसे ही 101 इंटू 1, प्लस 50 3 बार मारे गए तो 50 इंटू 3 प्लस 10 प्लस 78, ये ठीक है, और डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो अब देखो एक तो ये लिखा जा सकता है, दूसरा ये लिखा जा सकता है। जो ये चीज मैंने लिखी है इसी को अगर मुझे जनरल फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा कि अगर मुझे निकालना है कि एवरेज स्कोर धोनी का क्या है ना, तो एवरेज के लिए हम यूज करते हैं ऐसा ब्रैकेट। ठीक है, ऐसा ब्रैकेट। ठीक, तो ये जो ब्रैकेट है, ऐसा ब्रैकेट हम यूज कर रहे हैं, ऐसा ब्रैकेट ऑफ आई। तो इसका मतलब आई क्या था, आई था रन, तो एवरेज ऑफ आई, एवरेज ऑफ रन, कितना एवरेज है हमारे धोनी भाई के रन का, तो उसको मैं लिख सकता हूं कि भाई पहली बार तुमने यार 72 रन मारे थे ना,
तो 72 रन तुम्हारा आई है कि तुमने 72 रन मारे, लेकिन कितनी बार ये वाले रन मारे, वो मारे तुमने n ऑफ i बार, है ना। तुमने 72 रन मारे n ऑफ 72 बार, है ना। ऐसे ही अगर मैं 0 के लिए लिखूं तो तुमने 0 रन मारे कितनी बार मारे, 2 बार मारे, तो 0 रन इंटू n ऑफ 0, है ना। और इसी का अगर मैं समीशन ले लूं, समीशन ले लिया तो मतलब सारे के सारे वो रन ले लिए और उनको मल्टीप्लाई कर दिया वो कितनी बार मारे गए हैं, तो टोटल रन आ गए ना, सारे रन इंटू वो कितनी कितनी बार मारे गए हैं और उनका समीशन ले लिया, तो सारे रन आ गए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मैचेस। टोटल नंबर ऑफ मैचेस क्या है, n ऑफ t, है ना, पक्का। तो ये जो हमारी चीज होगी, ये जो चीज होगी, इसको हम एवरेज ऑफ आर आई कहेंगे, ठीक। अच्छा, इसी को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, और वो क्या होगा, वो होगा समीशन ऑफ आई, तो मैंने ऐसे का ऐसे रखा, ठीक है, और n ऑफ आई को n t से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है, इसको सिर्फ इसके साथ नीचे लिख दो या पूरे के साथ लिखो, कोई फर्क ही नहीं है, है ना, मल्टीप्लीकेशन में ही तो है। अच्छा, इसको मिटा रहा हूं, तो अब आप एक बात बताओ मुझे सीधी सीधी कि n ऑफ i बाय n t क्या था, n ऑफ i बाय समेशन n i, मतलब n ऑफ i बाय n t क्या था, ये तो हमारा p ऑफ i था ना, मतलब कि प्रोबेबिलिटी i आने की, तो मतलब कि एवरेज i मतलब एवरेज रन जो है उसको मैं लिख सकता हूं समीशन ऑफ i टाइम्स p ऑफ i, है ना। तो अगर मुझे एवरेज रन निकालने हैं तो मैं डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता हूं, मेरा जो रन है इनटू वो रन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्लस जो मेरा दूसरा रन है इनटू वो दूसरा रन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तीसरा रन है तीसरा रन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी इस सब को जब हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा और ज्यादा आसान लगेगा। अभी हो सकता है थोड़ा मुश्किल लग रहा हो क्योंकि ये आई पी टी ऐसा ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है। चलो, तो अगर ये अपने को समझ में आ गया तो अपन और भी थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, और वो क्या है, इसको मैं यहीं पे लिख रहा हूं। और मान लो हमसे सवाल थोड़ा सा चेंज कर जाए, उसने अभी पूछा था व्हाट वर द एवरेज रन धोनी गॉट, राइट। अगर उसने हमसे पूछा होता व्हाट वाज द एवरेज स्क्वायर ऑफ रन धोनी गॉट, तो इसका मतलब क्या था, हमको जो भी धोनी के रन थे ना, ये सारे जो रन थे इन सबको स्क्वायर करना था और उनका एवरेज निकालना था। तो मतलब कैसे निकालना होता, 72 का स्क्वायर करते प्लस ट्वाइस इंटू 0 का स्क्वायर करते प्लस 1 इंटू 27 का स्क्वायर करते, ऐसे करते करते करते, है ना। तो इसी को अगर मुझे अपने छोटी फॉर्म में लिखना है, जैसे कि इसको लिखा है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं कि मुझे अगर आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है, आई स्क्वायर का अगर एवरेज निकालना है तो मैं लिख सकता हूं समीशन ऑफ आई स्क्वायर इंटू पी ऑफ आई। देखो कैलकुलेशन बिल्कुल सेम ही होगी जैसे उसमें होती हुई आई है ना, बस आई स्क्वायर इंटू पी ऑफ आई हो जाएगा। और ऐसा सिर्फ आई स्क्वायर में नहीं है, अगर तुमने आई क्यूब लिया तो भी यही हो जाएगा समीशन ऑफ आई क्यूब पी ऑफ आई, है ना। आई की पावर 4 लिया, कुछ भी लिया, तो इन जनरल मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे एवरेज ऑफ एफ ऑफ आई निकालना है, मतलब कि कोई फंक्शन ऑफ आई का एवरेज निकालना है, तो उसको मैं लिख सकता हूं, ठीक है, उसको मैं लिख सकता हूं समीशन ऑफ एफ ऑफ आई इंटू पी ऑफ आई, ठीक है। मतलब कि उस फंक्शन की वैल्यू इंटू उस वैल्यू मतलब वो वैल्यू की जो प्रोबेबिलिटी थी वो, ठीक है। ऐसे ही सबको समीशन सबका समीशन कर दिया तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। अगेन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, तो अब तक हमने ये सब समझ लिया, और वो था जैसे कि हमने आई को हमारा रन स्कोर माना कि भाई धोनी भाई ने कितने रन मारे, एन ऑफ आई था हमारा धोनी भाई ने उतने रन कितनी बार मारे, मतलब कि 0 रन कितनी बार मारे, 5 रन कितनी बार मारे, तो वो था एन ऑफ आई। प्रोबेबिलिटी ऑफ आई था कि अगर धोनी भाई ने 0 मारे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने 0 मारे, तो जितनी बार 0 मारे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गेम्स जो कि खेली गई है ना। ऐसे ही एन टी हमारा टोटल नंबर ऑफ गेम्स था और एन आई हमारा
नंबर ऑफ रन स्कोर था। इसके बाद हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी। ये तीनों प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी थी कि समेशन ऑफ PI1, मतलब कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं, प्रोबेबिलिटी 0 मारने की, प्रोबेबिलिटी 1 मारने की, प्रोबेबिलिटी 2 मारने की, ऐसे करते करते सबको जोड़ दूंगा तो वो आएगा 1। इसी को नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कह दिया। अगली ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट। पहली चीज, हमने एवरेज ऑफ आई का एक फॉर्मूला बनाया, और एवरेज ऑफ आई का मतलब कि हमारा जो रन है वो एवरेज रन क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, आई इंटू पी ऑफ आई का समेशन, मतलब कि जितने भी रन मारे हैं, 0 मारे हैं, 1 मारे हैं, 2 मारे हैं, जितने भी रन मारे हैं उन सबको लो, उनके साथ उनकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो और उन सारी टर्म्स को एड अप कर दो, है ना। और ऐसे ही ना सिर्फ ये एवरेज ऑफ आई के लिए वैलिड है, बल्कि एवरेज ऑफ एफ ऑफ आई, मतलब कि कोई फंक्शन हो आई का तो भी ये चीज उतनी ही वैलिड है। तो इसमें ये हो जाएगा समीशन ऑफ एफ आई इंटू पी आई, मतलब कि हर पॉइंट पर क्या क्या वैल्यू आ रही है उस फंक्शन की। जैसे कि अगर आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर एक बार 1 स्क्वायर निकालो, एक बार 2 स्क्वायर निकालो, एक बार 3 स्क्वायर निकालो, ऐसे करते करते सबको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते रहो और सबको फाइनली सम अप कर दो, तो आपको ये पता लग जाएगा कि क्या आपकी एफ ऑफ आई की एवरेज वैल्यू है। ठीक है, अच्छा ये सब तो हमने कर लिया, लेकिन अब सवाल ये आया कि अगर कोई दो क्वांटिटीज का या दो सिस्टम्स का एवरेज सेम आ रहा है तो क्या वो दोनों सिस्टम इक्विवेलेंट है, बिल्कुल सेम टाइप के हैं? नहीं। जैसे कि मान लो हमने दो केसेस लिए, हमारी आरसीबी की और सीएसके की, दोनों की मस्त वाली फाइट हो रही है ना, आईपीएल चल रहा है, सॉरी क्यूपीएल चल रहा है, सीएसके वर्सेस आरसीबी, एंड इट है सीएसके नहीं जितना, हैशटैग नो ऑफेंस टू आरसीबी फैंस में। ओके, तो धोनी भाई है और इधर कोहली भाई है। तो धोनी भाई ने रन मारे, कैसे कैसे मारे, 48, 49, 50, 51, 52, ऐसे देख के ही आप कह सकते हो कि इन सब का एवरेज 50 आ जाने वाला है ना। 49 और 51 का 50, 48 और 52 का 50, 50 का 50, तो सबका एवरेज 50 ही आने वाला है, नो डाउट। अच्छा कोहली भाई के रन देखना, कोहली भाई के रन है 0, 1, 50, 99, 100। तो 0 और 100 का 50, 1 और 99 का 50, 50 का 50, तो एवरेज ऑफ रन कोहली भाई के भी 50 आ रहे हैं। तो दोनों के एवरेज तो सेम आ रहे हैं, मगर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या डिटर्मिनेसी है, क्या डिटर्मिनेसी है धोनी के रनों में और कोहली के रनों में, या फिर क्या अनसर्टेनिटी है धोनी के रनों में या कोहली के रनों में, तो डिटर्मिनेसी जब मैं बोलूंगा कि हम कितने डिटर्मिनेट होके कह सकते हैं हाँ भाई ये इतने के करीब मारेगा। मान लो मैंने आपको आप और मैं लगा रहे हैं बेट, है ना। अगर हम दोनों बेट लगा रहे हैं और बेट में ऐसा है कि हमको ना ऐसा बताना है कि जो भी रन मारेगा वो 5 के इंटरवल में हमें बताना है। जैसे कि ये 0 से 5 तक मारेगा, या 5 से 10 तक मारेगा, 10 से 15 तक मारेगा, ऐसा आपको और मेरे को बेट लगानी है। तो आप किसको चुनोगे, कोहली को चुनोगे या धोनी को चुनोगे? आप ये बता, आप अपनी शर्त लगाने के लिए धोनी को चुनोगे ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि धोनी के जो ये है ना नंबर है, ये ज्यादा वेरिएट नहीं कर रहे, रन जो है ज्यादा वेरिएट नहीं कर रहे। कोहली के बहुत वेरिएट कर रहे हैं, पता नहीं अगली बार क्या मारे, लेकिन इसके ज्यादा वेरिएट नहीं कर रहे। तो अगर अपने को शर्त लगानी है, अपने को डिटर्मिनेसी से कुछ कहना है, तो हम धोनी के रनों पर डिटर्मिनेसी से कुछ कह सकते हैं या फिर शर्त लगा सकते हैं। ठीक है, चलो तो इतना बात तो हमको समझ में आई। तो इसी चीज से हमने एक डेफिनेशन निकाली जिसको हम कहते हैं डेविएशन। क्या कहते हैं? डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या है कि यार जो उसकी ट्रू वैल्यू है उससे उसकी एवरेज, उसकी अभी वाली वैल्यू, करंट वैल्यू और उसकी एवरेज वैल्यू में कितना फर्क है, इसी को हम डेविएशन कहते हैं। जैसे कि मान लो हम धोनी भाई की बात करें, तो धोनी भाई की बात करें तो इस टाइम पे इसके 52 रन थे, है ना, 52 रन थे और इसका एवरेज है 50। अगर मुझे इसकी डेविएशन निकालनी है तो मैं कह सकता हूं इसके डेविएशन होगी 52, जो कि इसकी करंट वैल्यू है, माइनस जो इसका एवरेज है 50, तो मतलब कि 2। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको कोहली का निकालना है तो कोहली का
डेविएशन क्या होगा, जो इसका ट्रू वैल्यू है, जो इसकी करंट वैल्यू है 100 माइनस एवरेज 50, तो मतलब कि इसमें इसकी 2 आ रही है, इसका 50 आ रहा है, मतलब कि डेविएशन जो है वो धोनी के रनों में कम है, ज्यादा डेविएट नहीं हो रहे, लेकिन कोहली के रनों में ज्यादा है ना। तो लेकिन ये अभी जो मैंने बात करी, ये मैंने सिर्फ एक बार की बात करी है ना, सिर्फ एक बार की बात करी। तो जब हमारे पास पूरा का पूरा प्लॉट होता है, रियल लाइफ में इतना आसान तो होगा नहीं, है ना। जब हमारे पास पूरा का पूरा प्लॉट होता है तो हमको हर एक वैल्यू को लेना पड़ेगा ना, उसने जितने भी गेम खेले उन सारी वैल्यूज को उसके एवरेज से माइनस 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 करना पड़ेगा, फिर उन सबको ऐड अप करेंगे या कुछ करेंगे, तभी तो हमको नेट कितनी उसकी डेविएशन है ये पता लगेगी, है ना। तो चलो अब हम सोचते हैं कि उसकी नेट डेविएशन के लिए हम क्या करें। देखो हमने ये तो समझ लिया उसकी नेट डेविएशन निकाली जा सकती है, इसको मिटा रहा हूं, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं डेविएशंस का भी मीन निकाल लूं, वो ज्यादा फायदेमंद नहीं है क्या? मतलब कि जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि धोनी के डेविएशंस का मीन 1 है और कोहली की डेविएशंस का मीन 50 है, तो आप सीधा एक नंबर देख के बता दोगे भाई साहब ये 1 है ये 50 है, मतलब कि धोनी की कंसिस्टेंसी ज्यादा है, इसी पे पैसे लगाओ, है ना। तो मतलब कि हमको अगर डेविएशंस का मीन निकल जाए, अगर हम डेविएशंस का मीन निकाल लें तो काम हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, अभी करके देखते हैं। तो हम कोशिश करते हैं डेविएशंस का मीन निकालने का, ठीक है। तो अगर पूरे ग्राफ के लिए हम मीन ऑफ डेविएशंस निकालें, तो चलो अब फाइनली हम निकाल लेते हैं मीन ऑफ डेविएशन, ठीक है। मीन ऑफ डेविएशंस, सॉरी, मतलब क्या है कि यार जैसे अब फील लेते हैं, कोशिश करते हैं, जैसे ये धोनी भाई है, धोनी भाई के जो रन है वो ज्यादा डेविएट नहीं कर रहे, तो हमको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि रन ज्यादा डेविएट नहीं कर रहे, तो इनकी जो डेविएशन होंगी ना, उनका जब सम अप करेंगे और एवरेज करेंगे, मीन करेंगे, तो वो भी बहुत ही कम आएगा, है ना, ऐसा लग रहा है। सिमिलरली कोहली भाई को देखोगे, कोहली भाई का ऐसा लगेगा कि यार इसके डेविएट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, रन तो बहुत ज्यादा डेविएट कर रहे हैं, तो इसका जब इन डेविएशंस का मीन लेंगे, इन सारी डेविएशंस का मीन लेंगे, तो वो क्या आएगा, वो बहुत ज्यादा आएगा। डेविएशंस का मीन लेने का मतलब क्या है, जैसे इसका 50 और 99 का किया तो हमारा आ जाएगा मतलब इस 50 का 50 के साथ डेविएशन लेंगे तो 0 आएगा, 50 का 99 के साथ डेविएशन लेंगे तो 49 आ जाएगा, 50 का 100 के साथ डेविएशन लेंगे तो 50 आ जाएगा, ऐसे ही 50 का 1 के साथ लेंगे तो -49, 50 का 0 के साथ लेंगे तो -50, ऐसे करते करते सबके डेविएशन आएंगे। सिमिलरली इसमें भी सबके डेविएशन आएंगे, लेकिन जब उनका हम मीन निकालेंगे तो देखना क्या होगा। अच्छा यहाँ देख के नहीं लग रहा क्या, इन सब का मीन निकालोगे जब क्या आएगा, 0 आएगा ना, है ना। लेकिन फिर भी प्रूफ कर लेते हैं एक बार ताकि थोड़ी फील आ जाए। चलो तो हमको मीन ऑफ डेविएशन का मतलब ये है कि पहले डेविएशन लिखो, डेविएशन था डेल्टा ऑफ आई बराबर आई माइनस मीन ऑफ आई, यही तो था, है ना। ये डेल्टा ऑफ आई था, हमको निकालना है मीन ऑफ दिस पूरा थिंग, ये पूरा हमारा डेविएशन है, इस पूरे का मीन, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये पूरा चीज आई माइनस मीन ऑफ आई इंटू पी ऑफ आई का समेशन, यही तो होगा। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एफ ऑफ आई का मीन क्या होता है, समेशन ऑफ एफ ऑफ आई इंटू पी ऑफ आई। अब यहाँ एफ ऑफ आई कुछ भी हो सकता है, आई स्क्वायर हो सकता है, आई क्यूब हो सकता है, ये हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आई की ही आएगी, ठीक है। चलो ये पूरा लिख दिया, इसको जरा सा सॉल्व करके देख लो। देखो क्या आएगा, समेशन ऑफ, यहाँ पर समेशन को बांट सकते हैं और इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आई पी आई, समेशन ऑफ आई पी आई, है ना, आई पी आई। अच्छा माइनस समेशन ऑफ एवरेज ऑफ आई इंटू पी आई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, तो आगे देखो। अब देखो समेशन ऑफ आई पी आई, ये क्या होता है, समेशन ऑफ आई पी आई ये क्या होता है, एवरेज ऑफ आई तो होता है, तो ये हो गया, इसको लिख दिया मैंने एवरेज ऑफ आई, किसको लिख दिया, इस चीज को
मैंने ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आगे देखते हैं माइनस, अच्छा ये जो है समेशन ऑफ एवरेज ऑफ आई इंटू पी आई, ये जो एवरेज ऑफ आई है ये तो कुछ कांस्टेंट ही होगा ना, आई चेंज हो रहा है, एवरेज ऑफ आई तो कांस्टेंट होगा। यहाँ 50 तो कांस्टेंट है, मगर ये आई चेंज हो रहा है, 0 हुआ, 1 हुआ, 50 हुआ, 99 हुआ, 100 हुआ, लेकिन ये एवरेज ऑफ आई तो सेम ही है। तो इसको, इस कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के, ये लो अंदर बच गया समेशन ऑफ पी आई, और भैया अगेन समेशन ऑफ पी आई, समेशन ऑफ पी आई क्या होता है 1। तो इसका मतलब ये चीज हो गई 1। तो क्या बच गया आपके पास, ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो आपके पास बचेगा एवरेज ऑफ आई माइनस एवरेज ऑफ आई माइनस एवरेज ऑफ आई, जो कि है 0, जो कि है 0। ठीक है ना, रीजन भी अपने को समझ में आ रहा है, क्योंकि जब हमने यहाँ पर डेविएशंस ली हैं तो हमने उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं ली, हमने मतलब कि यहाँ पर 50 माइनस 50 किया तो 0, 50 माइनस 99 माइनस 50 किया तो 49, 100 माइनस 50 किया तो 50। और जब उल्टे वाले करेंगे तो नेगेटिव 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 आ जाएगा ना, है ना। ऐसा ही सिमिलरली इसमें होगा। तो कोई भी ले लो, जब आप मीन निकालोगे डेविएशंस का तो वो हमेशा 0 ही आएगा, वो हमेशा ही 0 आएगा। मगर अगर यही हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते मतलब कि ऐसी वैल्यू ले लेते, तो वो 0 ना आता, तो वो 0 ना आता। तो वो चीज हाँ इट कैन बी यूजफुल, इट कैन बी यूजफुल, बट उससे भी ज्यादा यूजफुल चीज हमने और इजाद करी, वो हमने करी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। क्या करे, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। तो अब अपन समझ लेते हैं कि वेरिएंस क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ठीक है, हमने डेविएशन तो समझ लिया, नॉर्मल डेविएशन, नॉर्मल डेविएशन डेल्टा आई जो था वो क्या था, वो था हमारा क्या नाम है, आई माइनस एवरेज ऑफ आई, है ना। इसी का जब हमने एवरेज निकाला, एवरेज ऑफ डेविएशन मतलब कि ये चीज, तो ये चीज हमेशा 0 आ रही थी। तो इसी चीज को सुधारने के लिए देखो 2 तरीके हो सकते हैं। और ये एवरेज क्यों 0 आ रहा था, क्योंकि किसी का +5 आ रहा था, किसी का -5, किसी का +2, किसी का -2, ऐसे करते करते जब आप निकालोगे तो नेट 0 आ जाएगा। तो इसी को जब हमको सही करना है तो व्हाट वी कैन डू इज, हम एक तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर मॉड लगा दिया जाए, है ना। तो मतलब उन सबकी एब्सोल्यूट जो डेविएशंस हैं उन सबको ऐड अप करके मीन निकाल लिया जाए। इससे भी बेटर एक तरीका है, और वो है तुम ना इसका जो डेविएशन तुम्हारा आया है उसका स्क्वायर कर दो और इसको किसी और चीज का स्क्वायर मान लो। ठीक है, और ये जो चीज है ना, ये पूरा जिसका स्क्वायर ही है ना, इस चीज को अपन कहते हैं वेरिएंस। क्या कहते हैं, वेरिएंस। ठीक है, चलो जी, ये तो समझ में आया। बट ये क्यों कर रहे हैं, पहला सवाल, और ये कर रहे हैं तो ये निकल करके क्या आएगा, दूसरा सवाल। पहले दूसरे सवाल पे आते हैं, उसके बाद पहला सवाल देखेंगे ये क्यों कर रहे हैं। ठीक, चलो तो ये देखते हैं, इसका स्क्वायर करना है हमको, तो ये लिया और इसका स्क्वायर कर दिया। तो असल में हम क्या कर रहे हैं, जो डेविएशन आ रहा है उसका स्क्वायर और उसका मीन, है ना। तो किसी भी चीज का दुनिया में मीन हो, उसका फार्मूला तो एक ही है ना भैया, यो। ठीक है, तो किसी भी चीज का मीन हो तो उसका फॉर्मूला होता है समीशन। वो चीज यहाँ पर वो चीज है डेल्टा आई का स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी ऑफ आई। ठीक है, ये इसको अगर सॉल्व कर लें तो काम हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए चीजें मिटानी पड़ेंगी, कहें कि थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। चलो तो अपन करते हैं एवरेज ऑफ डेल्टा आई का स्क्वायर। तो जब हमने किया वो आएगा समीशन ऑफ डेल्टा आई का स्क्वायर इंटू पी ऑफ आई। ठीक है, अब डेल्टा आई का स्क्वायर देखना है।
डेल्टा आई का स्क्वायर देखने के लिए पहले डेल्टा आई याद करो, क्या था? डेल्टा आई था हमारा आई माइनस एवरेज ऑफ आई, यही तो था, है ना? तो बस, तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ आई माइनस एवरेज ऑफ आई का स्क्वायर इनटू पी ऑफ आई। ठीक है, मस्त। चलो तो इसको और सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा समीशन ऑफ इस पूरे का स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बस इनटू पी ऑफ आई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। देखो समीशन है और यहाँ पी आई है, पी आई हर जगह मल्टीप्लाई हो सकता है और समीशन हर जगह बढ़ सकता है, तो पी आई को हर जगह मल्टीप्लाई करके समीशन को हर जगह बांट देते हैं। तो पहली टर्म क्या आएगी, खुद देख के बताओ, आई स्क्वायर टी आई, यही आएगी क्या? यहां से ये गया और यहां से ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस समीशन ऑफ एवरेज ऑफ आई का स्क्वायर इनटू पी ऑफ आई, ये है ना? अच्छा, माइनस समीशन ऑफ 2i एवरेज ऑफ i इनटू पी ऑफ i। अब आपको एक बात तो पता है भैया, जो एवरेज ऑफ i है वो तो कोई कांस्टेंट ही है ना, वो तो कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो ये समीशन के बाहर आ सकता है, तो निकाल लेते हैं। लेकिन उससे भी पहले ये देखो, ये ध्यान से देखो, जो बच्चा ये बताएगा कि ये चीज का है उसको मिलेगी चॉकलेट, सुपरफिशियल, आर्टिफिशियल। ठीक है, चलो ये चीज क्या है? ये देखो आई स्क्वायर इंटू पी ऑफ आई, तो ये कुछ ऐसे ही नहीं हो गया, फंक्शन ऑफ आई इंटू पी ऑफ आई। तो फंक्शन ऑफ आई इंटू पी ऑफ आई क्या होता है? फंक्शन का एवरेज, है ना? तो बस ये चीज क्या होगी? एवरेज ऑफ आई स्क्वायर। ठीक है, एवरेज ऑफ आई स्क्वायर, ये मिटा रहा हूं, ये होगा एवरेज ऑफ आई स्क्वायर। ठीक, प्लस अब ध्यान से देखना, ये आई के एवरेज का स्क्वायर है, तो आई का एवरेज कांस्टेंट है, उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो आई का एवरेज का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आई के एवरेज का स्क्वायर, जो कि समेशन के बाहर आ गया। अंदर बच गया समेशन ऑफ पी ऑफ आई। ठीक है, माइनस माइनस। अब देखो यहाँ पर जो एवरेज ऑफ आई है और ये जो 2 है, ये दोनों कांस्टेंट बाहर आ देंगे, तो 2 इंटू एवरेज ऑफ आई इंटू समीशन ऑफ आई इंटू पी ऑफ आई। ठीक है, मस्त एकदम, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना? चलो फिर देखो, ये चीज को ऐसे ही लिख दिया अगेन, ये है आई स्क्वायर का एवरेज प्लस आई के एवरेज का स्क्वायर, और जल्दी से बताओ ये चीज क्या होगी? समीशन ऑफ पी आई, समीशन ऑफ पी आई 1 होगा, है ना? तो इसको लिखूं ना लिखूं कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि इससे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, माइनस 2 एवरेज ऑफ आई इंटू समीशन ऑफ आई इंटू पी आई। अगेन समीशन ऑफ आई इंटू पी आई क्या है? वो है आई का एवरेज। ठीक, तो ध्यान से देखा जाए अगर इस चीज को, तो ये आ रही है, यहां से लिख दिया आई स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे है आई के एवरेज का स्क्वायर माइनस 2 एवरेज ऑफ आई, तो ये हो गया 2 एवरेज ऑफ आई का स्क्वायर, तो आई स्क्वायर माइनस 2 एवरेज ऑफ आई स्क्वायर, तो मतलब कि माइनस एवरेज ऑफ आई का स्क्वायर। और यही हमारा जो है डेविएशन के स्क्वायर का एवरेज होगा, मतलब कि हमारा वेरिएंस होगा। ओके, तो अब अपने को ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा वेरिएंस आ रहा है सिग्मा स्क्वायर, वो है आई का स्क्वायर का एवरेज माइनस आई के एवरेज का स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही इसी चीज से, वेरिएंस से ही हम एक और चीज डिफाइन करेंगे, जो कि है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है केवल और केवल सिग्मा, अभी अब आप सोच रहे होगे भैया ये क्वांटम मैकेनिक्स से कहाँ स्टैटिस्टिक्स पढ़े जा रहे हैं हम। अभी आप देखोगे ये जो सिग्मा है ना, और ये जो चीज है अभी आगे जाके बहुत काम आएंगी क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था ना, उसमें
उसी का ही यूज है इसमें, मतलब इसका यूज है उसमें, ठीक है। अच्छा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट अंडर रूट, इसी का जस्ट अंडर रूट, ठीक है। तो यहां तक हमको अगर बात समझ में आ गई तो एक बार वेरिएंस का और स्टैंडर्ड डेविएशन का थोड़ा सा ग्राफ से मतलब समझ लेते हैं, है ना। तो अब आपको जैसे थोड़ा सा गॉसियन फंक्शन के बारे में अगर आइडिया हो, गॉसियन फंक्शन ऐसा कुछ दिखता है अपना, ऐसा है ना, ऐसा सा, इस ये जो कर्व दिख रहा है आपको, इसको हम बेल्स कर्व भी कहते हैं, BELLS, बेल्स कर्व, बेल्स कर्व कह लो या गॉसियन फंक्शन कह लो, जो मन करे कह लो। तो जो भी आपने कहा, इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, तो इसके अंदर या किसी भी चीज के अंदर, तो यूजुअली हमें ना एक तो चीज होती है मीन, ये तो हो गया वो हमारा मीन वैल्यू, है ना। जैसे बात करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स की बहुत ज्यादा स्पीड होती है, हमको पता है ना। और उनकी जो स्पीड होती है, गैस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, जो कि ये है, ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो कुछ बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स ऐसे बचते हैं जिनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। तो यहां पर हमने स्पीड को दर्शाया है और यहां पर हमने नंबर डेंसिटी को या नंबर को दर्शाया है कि कितने मॉलिक्यूल्स की ये स्पीड है। तो अगर आप आगे जाओगे तो आपको बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल मिलेंगे जिनकी स्पीड ज्यादा होगी, यहाँ स्पीड बढ़ रही है ना, तो ऐसे बहुत ही कम पार्टिकल मिलेंगे जिनकी स्पीड ज्यादा होगी, मगर एक स्पीड ऐसी होगी जो बहुत सारे पार्टिकल्स की होगी। अच्छा, तो उसमें इसमें इसका क्या काम आ रहा है, तो इसमें भी जब हम स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन वगैरह करते हैं ना, तो भी हम क्या कहते हैं कि भाई ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं जो कि मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन दूर हैं, ठीक है। तो मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन दूर यहां पर भी और यहां पर भी, या फिर ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं जो मीन से 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस की दूरी पर हैं, तो 2 सिग्मा की दूरी पर हैं, या कितने पार्टिकल हैं जो 3 सिग्मा की दूरी पर हैं, ठीक है। तो समझ पा रहे हो कि हमको क्या दिया होगा, हमको यूजुअली ये चीज कहाँ काम आती है, मैथ्स में या स्टैटिस्टिक्स में, जहां पर ना हमको कोई कर्व दे रखा होता है और हमसे बोलता है कि भाई मीन इतना है, तो मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन दूर तक कितने सारे पार्टिकल लाई कर रहे हैं, है ना। तो इस इतने सारे पार्टिकल्स जो हैं वो सब लाई कर रहे हैं एक तरह से, है ना। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की दूरी निकालोगे तो इतने, 3 की निकालोगे तो इतने, तो जितना ज्यादा आपका एरिया आ जा रहा है, जितना ज्यादा आपका एरिया आ जा रहा है, वो प्रोपोर्शनल है कि उतने ही ज्यादा आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उसमें लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक सी फीलिंग या इंट्यूशन देने के लिए था, ठीक। और ऐसे ही इसमें एक रूल भी होता है 65, 88, 95, 65, 95, पता नहीं कुछ ऐसा होता है, 65, 68, 95 और 99.5, हाँ 68, 95 और 99.5, ये बेल्स कर्व के लिए होता है। और वो ये होता है कि भाई एक स्टैंडर्ड डेविएशन दूर तक अगर आप निकालोगे तो 68% पीपल या 68% पार्टिकल्स लाई करेंगे, 2 सिग्मा की दूरी तक निकालोगे मतलब इतने एरिया में 95% पार्टिकल्स इसी में लाई कर जाएंगे। तो ऐसे करते करते आप जितना आगे जाते हो उतने कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके लाई करते हैं, ठीक है। तो यूजुअली ऐसे ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर मान लो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा आ रही है, किसी कर्व का आपने निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो कर्व है ना हमारा, वो बहुत ही ज्यादा फ्लैटेंड है ना, वो बहुत ही ज्यादा ऐसा है, ऐसा, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लैटेंड है, ठीक है, क्योंकि इसका सिग्मा बहुत दूर है, ठीक है, पहला सिग्मा। अगर
किसी कर्व का स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही कम आ रहा है, अच्छा ये मीन है, तो मीन के अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला मैंने, तो मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है, तो मीन से आपके जो पार्टिकल, मतलब आप जैसे आपने कोई डेटा लिया, उस डेटा में एक तो होगा मीन, और मीन से बाकी सारी चीजों की कुछ ना कुछ डेविएशन होगी। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है तो मीन से डेविएशन बहुत ज्यादा है, मीन से डेविएशन सभी चीजों की बहुत ज्यादा है, जैसे कि कोहली के केस में हो रहा था, है ना। कोहली के केस में डेविएशन बहुत ज्यादा आ रही थी, तो ये कर्व भी बहुत ही फ्लैटेंड आएगा। लेकिन धोनी के केस में क्या था कि बहुत ही कम डिफरेंस आ रहे थे, है ना, सारे उसके रन ऑलमोस्ट बराबर थे, तो कुछ ऐसा सा कर्व आएगा, ऐसा, है ना, ऐसा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जब कम है, जब स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो हमारा कर्व बिल्कुल स्टीप सा आएगा, स्टीप। और यहां स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है तो फ्लैटेंड। अगर फिजिक्स की चर्चा करें हम, तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम है तो मैं कह सकता हूं प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है ना, प्रेडिक्टेबल है, प्रेडिक्टेबल है। और हमें याद है हम धोनी के केस में क्या पा रहे थे भाई, प्रेडिक्ट कर पा रहे थे ये 50 के करीब की रन मारेगा, है ना। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है जैसे कि कोहली के केस में, तो वो अनसर्टेन है, तो उसका नहीं पता भाई साहब, वो अनसर्टेन है, कितने भी रन मार सकता है, अनसर्टेन, ठीक है। ये अनसर्टेन शब्द इसलिए यूज किया ताकि थोड़ा आपको फीलिंग आ जाए ये अनसर्टेनिटी से रिलेट होने वाला है, ठीक। यहां तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल करते हैं जो कि अपने को फाइनली हम, अच्छा ये जो एग्जाम्पल होंगे ये क्लासिकल फिजिक्स के एग्जाम्पल है और डीजे ग्रिफिथ बुक के हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कॉन्टिन्यूअस चीजों के लिए बात कर लेते हैं। जो अभी तक हमने बात करी वो सारी थी डिस्क्रीट चीजों के बारे में, जैसे कि रन की बात करी, 1 रन होगा, 2 रन होगा, 4 रन होंगे, कॉन्टिन्यूअसली तो नहीं बढ़ेंगे ना। लेकिन हमारा कोई और फैक्टर है, जैसे कि हमारी एज है। अब ये जो एज हमारा फैक्टर है ये कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रही है, हर मिनट में बढ़ रही है, हर सेकंड में, हर मिली सेकंड में। तो हमारी कॉन्टिन्यूअसली एज बढ़ते जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो इसलिए ये एक कॉन्टिन्यूअस सा फैक्टर हुआ, है ना। तो इन केसेस में, कॉन्टिन्यूअस केसेस में हम कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो इन केसेस में हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक चीज होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी निकल जाती है उस x रीजन के लिए। मतलब जैसे कि हमारा ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x दे रखा है, अगर मैं ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इस पॉइंट पर, ये x पॉइंट पर कुछ रो x होगी, तो x पॉइंट पर जो रो x हुई इनटू इसका छोटा सा एरिया dx से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये छोटा सा एरिया आ जाएगा मेरे पास, और यही जो चीज है यही मेरी प्रोबेबिलिटी देने वाली है, ठीक है। यही मेरी क्या देने वाली है, प्रोबेबिलिटी। किस चीज की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कि मेरी जो एज है ना, अभी के लिए हमारा जो क्या नाम है, x है, वो एज है, कि जो एज है ना वो x से x टू x प्लस dx के अंदर लाई कर रहा है। अगर x से dx, x से x प्लस dx के अंदर, मतलब कि इतनी सी रेंज में मेरी एज लाई कर रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है इनटू dx। अब बहुत मेन सवाल आएगा, भैया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालते कैसे हैं। अभी क्वेश्चन पे आएंगे तो देख लेंगे, नेक्स्ट ही जस्ट वो क्वेश्चन आने वाला है, डोंट वरी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, बस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को dx से मल्टीप्लाई कर देना है और प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है, ठीक है। लेकिन अब भाई ने पूछ लिया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरी एज जो है वो 1 साल से 10 साल तक है या फिर 20 साल से 25 साल तक है, तो कैसे निकालेंगे। तो हम इंटीग्रेट कर देंगे सिंपल a से लेके b तक। मान लो ये a हो गया मेरी एज 20 साल और ये b हो गया मेरी एज 25 साल, तो a से लेके b तक इंटीग्रेट कर देंगे, a से b तक मतलब कि 20 से 25 तक, उसी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को dx के रिस्पेक्ट में, और हमारी प्रोबेबिलिटी निकल करके आ जाएगी।
ठीक है। और अगर आपको याद आ रहा हो तो यस, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वही है जो क्वांटम मैकेनिक्स में अभी तक हम सिग्मा साई का स्क्वायर कर रहे हैं, है ना, साई के मॉड का स्क्वायर जो कर रहे थे पिछले लेक्चर में, वही है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स की बात होगी तो यहीं पर आप लिख दोगे साई के स्क्वायर का x dx का इंटीग्रेशन, ठीक। अच्छा, तो उसमें हमने ये नॉर्मल क्या नाम है, डिस्क्रीट फॉर्म में एक प्रॉपर्टी पढ़ी नॉर्मलाइजेशन की, और वो क्या थी, सिग्मा ऑफ पी आई बराबर 1। तो बिल्कुल ऐसे ही यहां पर हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रो एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन। रो एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ, यहां से यहां तक हर जगह चले गए तो नेट प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी आपको। तो जो नेट प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो आपकी 1 होगी, है ना। और यही हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में भी कंडीशन होती थी, यहीं पर इसकी जगह आप सिग्मा साई एक्स का स्क्वायर डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट जो चीज हमने पढ़ी वो थी एवरेज, है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले एवरेज पढ़ा डिस्क्रीट में, वो था कि i इंटू पी आई को मल्टीप्लाई करो और समेशन लगा दो। समेशन को चेंज कर देंगे इंटीग्रल में, समेशन को चेंज कर दिया इंटीग्रल में, और i को हमने x में चेंज कर दिया। अब हमारा जो डिस्क्रीट टाइप का वेरिएबल था वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हो गया, i x में चेंज हो गया। और pi जो है, pi हमने अभी देखा, pi जो है वो हमारा रो x dx है, तो यहाँ पर रो x dx लिख दिया, ठीक है। तो ये जो चीज है ये हमारा एवरेज ऑफ x देगा। एवरेज ऑफ x मतलब कि अगर इस केस में देखें तो एवरेज ऑफ एज अगर हमको निकालना है तो हम एज लिखेंगे, मतलब कि x लिखेंगे, रो x लिखेंगे, जो एज का फंक्शन दे रखा होगा वो लिखेंगे, dx लिखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास एक एवरेज वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो यहीं रो एक्स को आप साई स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। और इसी चीज को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ऑल्दो ये नाम थोड़ा सा गलत है, और गलत क्यों है? क्योंकि जब मैं बोलूं यार एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, तो हमारे दिमाग में आता है कि ऐसी वैल्यू क्या है जो सबसे ज्यादा बार आ रही है। बट मीन का मतलब ये नहीं होता कि वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आ रही है, नहीं। मीन का मतलब होता है वो वैल्यू जो कि एवरेज आई है। जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही होती है वो मोड होता है, अगर आपको याद हो, है ना। इस केस में एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारी मीन है, ना कि मोड, ठीक है। ओके, पक्का। चलो एक बार इसको मिटा दिया जाए, जरा सा और है कहानी, उसको भी समझ लेते हैं। और वो क्या है? हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की, ठीक है। जैसे कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें पढ़ी थी, क्या नाम है, डिस्क्रीट में। डिस्क्रीट में क्या थी? डिस्क्रीट में हमारी जो स्टैंडर्ड डेविएशन थी, या फिर सिग्मा जो था, वो था अंडर रूट ऑफ साई स्क्वायर आई स्क्वायर का एवरेज माइनस एवरेज ऑफ आई का स्क्वायर, है ना। बिल्कुल ऐसा ही क्वांटम मैकेनिक्स में होगा, या फिर डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगा। और वो क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारी, वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर का, क्या नाम है, एक्स स्क्वायर का एवरेज माइनस एवरेज ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है, पक्का। तो अब हम अपना पहला सवाल देखते हैं। और हमारा पहला सवाल क्या है कि हमारा ना एक बंदा है, एक्वामैन, है ना। ये यहां से कूदा और चला गया पानी के अंदर, ठीक है। जब ये पानी के अंदर जा रहा था तो हमने रेगुलर इंटरवल्स पे इसकी हजारों करोड़ों मिलियंस ऑफ फोटोज खींच ली, ठीक है। हमने इसकी मिलियंस ऑफ फोटो खींच ली जब ये यहां से पानी के अंदर जा रहा था। सवाल पूछा गया है कि उन फोटोग्राफ्स में, उन सभी फोटोग्राफ्स में वो एवरेज डिस्टेंस क्या होगा जिससे वो गिरा है। वो एवरेज डिस्टेंस क्या होगा जिससे वो गिरा है। मान लो यहां पर मिलियंस ऑफ फोटोग्राफ्स ना होता, लेट्स से उसने 5 फोटो, उसने बोला होता रेगुलर इंटरवल्स पे मैंने 5 फोटोग्राफ खींची, तो मैं क्या करता? तो मैं फर्स्ट फोटोग्राफ निकालता कि फर्स्ट फोटोग्राफ में उसका क्या डिस्टेंस है, x1 है। सेकंड फोटोग्राफ में क्या डिस्टेंस है, x2 है। थर्ड फोटोग्राफ में x3 है, x4 है, x5 है। ऐसे करते करते सब में निकाल लेता,
है ना, x4 x5, इन सबका मैं एवरेज निकाल लेता। एवरेज निकालना तो उनको आता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन में 5, यही तो आता है मेरा एवरेज डिस्टेंस। लेकिन अभी सवाल जो है उसमें कोई फाइनाइट नंबर नहीं है, उसमें मिलियंस ऑफ फोटोग्राफ है। अच्छा 1 मिलियन भी दे रखा हो तो भी, बुक में 1 मिलियन ही है, ठीक है, 1 मिलियन फोटोग्राफ खींची गई तो भी यार वो बहुत बड़ा नंबर है ना, बहुत बड़ा नंबर है। तो इस चीज को जो मैंने x1 x2 x3 करके लिखा था, x1 x2 x3 का मतलब तो क्या हो गया, मैं उसको डिस्क्रीट फॉर्म में मान रहा हूं कि डिस्क्रीट टाइम में फोटोज खींची जा रही हैं। इसमें मैं इसको ऐसा भी तो मान सकता हूं, क्योंकि इतनी सारी फोटोज हैं तो उसको एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में मान सकता हूं कि कॉन्टिन्यूअसली फोटो खींची जा रही है ना, रुकनी नहीं। तो अगर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में मैं उन फोटोज को मान लूं, तो जब भी मुझे कोई चीज का एवरेज निकालना होता है तो मैं क्या करता हूं, लेट्स से एवरेज ऑफ x निकालना है, जिसमें x मेरा डिस्टेंस को दिखा रहा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, वो होगा x टाइम्स जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ x है उसका इंटीग्रेशन। यही तो हुआ, हमने अभी अभी पढ़ा था, मतलब अभी अभी तो पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जो एवरेज आता है वो यही आता है ना, एवरेज ऑफ एनी वेरिएबल इज वो वेरिएबल इनटू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू dx का इंटीग्रेशन, है ना। अच्छा तो अब सवाल आया, भाई ये x तो चलो ठीक है ना, ये तो dx के साथ इंटीग्रेट होने लायक है, मगर ये रो x का क्या, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का क्या। अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे निकालूं, ठीक है, देखो वही सबसे बढ़िया खेल है इस सवाल में। ठीक, देखो जब मैंने इसकी फोटोग्राफ्स खींची होंगी, है ना, पहले खुद सोचो कि फोटोग्राफ्स, पहले ऐसा सोचते हैं कि इसकी हाइट h है जो कि दे रखी है ना, यहां जहां से गिर रहा है उसकी हाइट h है। पहले हम ये सोचते हैं कि ये अगर h है, ये h/2 है, तो जो हमारा एवरेज डिस्टेंस आएगा वो h/2 से कम आएगा या h/2 से ज्यादा आएगा। सोचो, पॉज करो वीडियो को और खुद सोचो कि जो एवरेज डिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा, मैं रेगुलर इंटरवल्स पे फोटोग्राफ्स खींच रहा हूं, तो जब मैं एवरेज डिस्टेंस निकालूंगा तो वो क्या h/2 से कम आएगा या h/2 से ज्यादा आएगा। सोच लिया, चलो अब मैं बताता हूं। देखो ये मान लो h/2 है, ये h/2 है। अगर ये h/2 है तो जब हमारा बंदा, ये एक्वामैन, जब हमारा बंदा यहां से यहां तक आ रहा था तब तो इसकी रफ्तार बहुत ही कम थी, है ना, इसकी रफ्तार बहुत ही कम थी। जैसे जैसे ये नीचे जा रहा था तो इसकी रफ्तार बढ़े जा रही थी। क्यों बढ़े जा रही थी, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन थी, धरती माता इसको खींच रही थी तो इसकी एक्सेलरेशन थी, तो इसकी रफ्तार बढ़े जा रही थी। इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां तक ये ज्यादा समय तक रहेगा, यहां से यहां तक ये ज्यादा समय तक रहेगा और यहां से यहां तक ये कम समय तक रहेगा। तो इसका मतलब h/2 से कम डिस्टेंस आ जाएगा एवरेज। क्यों, क्योंकि ज्यादा फोटोज तो इसी में खींच दी जाएंगी, क्योंकि ज्यादा समय तक ये यहां पे रहा है और बहुत ही कम समय तक यहां पे रहा है। मतलब कि ऐसा है यूं, ठीक है, यूं ठिश, और आप इसकी फोटो खींचे जा रहे हो तो आपको क्या लग रहा है ज्यादा कहां आएगा, यहां पर या यहां पर। यहां तो एकदम से चला गया तो बहुत कम फोटोज आएंगी, लेकिन यहां बहुत ज्यादा फोटोज आएंगी, है ना। तो एवरेज डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो वो h/2 से कम आना चाहिए। ये हम वेरीफाई करके देखेंगे जब हमारा आंसर निकलेगा, क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो अब क्योंकि मैंने कहा कि हमको कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल लेने के लिए मैं मान लेता हूं कि यहां से मैंने कुछ x डिस्टेंस चल दिया, लेट से, ठीक है, मैं यहां से कुछ x डिस्टेंस चल दिया और ये जो x डिस्टेंस में चला ये t समय में चला, ठीक है, x डिस्टेंस जो चला वो t समय में चला। अच्छा, x के बाद मैं थोड़ा सा और चल जाऊंगा, लेट से dx चल जाऊंगा कुछ dt समय के अंदर, है ना, dx चल जाऊंगा कुछ dt समय के अंदर। अब देखो ध्यान से समझने वाली बात ये है, जो मेरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ρx इंटू dx होता है, इसका मैंने मतलब बताया था, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, किस बात की प्रोबेबिलिटी, दैट
द पार्टिकल या जो भी चीज है, द पार्टिकल लाइज इन x टू x प्लस डी एक्स। ये कि हमारा रो एक्स डी एक्स का मतलब था वो प्रोबेबिलिटी जिसमें जो पार्टिकल है वो x से x प्लस डी एक्स के बीच में रहता है, मतलब कि इन द इंटरवल dx। देखो यहां x से x प्लस डी एक्स, ये तो अगर पार्टिकल इस रीजन के बीच में है, अगर पार्टिकल मेरा इस रीजन के बीच में है ना, अगर पार्टिकल इस रीजन के बीच में है तो उसकी जो मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा कि पार्टिकल इस रीजन के बीच में है, वो कैसे निकालूंगा, वो होगा रो एक्स डी एक्स। अच्छा, और इसी चीज को आप एक और तरीके से निकाल सकते हो, और वो कैसे निकाल सकते हो, वो होगा असल में dt अपॉन टोटल टाइम पीरियड t। बिल्कुल यार, पार्टिकल इस रीजन के अंदर है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि इस रीजन के अंदर वो कितने समय तक रहा अपॉन टोटल उसने कितना समय लिया। यार सिंपल सा सवाल, मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरी उम्र है 1 साल की, है ना, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक दिन कि आज का एक दिन मैं, मतलब कोई भी एक दिन मैं यहां पर हूं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1, क्योंकि आज का एक दिन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज है 365, तो 1 अपॉन 365 ना, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो अगर मुझे ये निकालना है कि पार्टिकल इस रीजन के अंदर है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि इस रीजन के अंदर वो कितने समय तक रहा है, dt समय तक रहा है, और टोटल उसने कितना समय जर्नी में लगाया है, कैपिटल T समय लगाया है ना। तो dt बाई टी, कैपिटल T, ये हो जाएगा मेरा प्रोबेबिलिटी। तो मैं एक तरह से dt बाई कैपिटल T को लिख सकता हूं रो एक्स डी एक्स के बराबर, है ना। लेकिन अभी देखो ये dt बाई टी ये t की फॉर्म में है, ये x की फॉर्म में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम t और x को रिलेट नहीं कर सकते। हम t और x को अब रिलेट कर देंगे और यहां से जो निकलेगा उससे प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू डाल देंगे। कैसे करते हैं देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हम dt और कैपिटल T की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये हमारा वो था, सीन था पूरा का पूरा। इसके अंदर अगर मैं लिखूं, मुझे x लिखना हो कि भाई वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो x को मैं बहुत ही आराम से लिख सकता हूं, x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, डिस्टेंस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। u इनिशियल वेलोसिटी, यहां से मैंने कुछ नहीं देखी छोड़ी, एकदम फ्रीली ड्रॉप, मतलब पार्टिकल बस, बंदा बस यूं एक्वामैन बस कूदा ही है, कोई उसने स्पीड नहीं थी उसकी। तो ut 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन है g टाइम t का स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। तो यहां से क्या आप बहुत ही आराम से dt नहीं निकाल सकते, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे यहां आएगा dx बराबर हाफ gt dt, सॉरी 2 ये 2gt बाई 2 dt, ये लिख सकते हो। तो 2 ने 2 को मार डाला, तो यहां से आप कह सकते हो क्या, dx बराबर gt dt, dx बराबर gt dt, है ना। और ऐसे ही कैपिटल T भी निकल सकता है। कैपिटल T का क्या मतलब है, कैपिटल T है कि पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा, वो भी बहुत आसान है। उसके लिए मैं क्या लिखूं, अगेन x इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर तो होता ही है ना। और यहां पर यहां से यहां आने में इसने h का डिस्टेंस कवर किया है, तो x की जगह आप लिख दो h, है ना, h इक्वल्स टू हाफ g कैपिटल T का स्क्वायर, ठीक है, हाफ g कैपिटल T का स्क्वायर। या फिर यहां से मैं कह सकता हूं कि जो मेरा कैपिटल T होगा, जितना कुल मिला के समय लगा, वो होगा रूट अंडर 2h ओवर g। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आई होप, ठीक है। तो आपको कैपिटल T की वैल्यू पता लग गई, आपको dt की वैल्यू पता लग गई, दोनों की वैल्यूज, इन दोनों की वैल्यूज यहां पर डाल दो और रो एक्स डी एक्स से इक्वेट कर दो, काम हो जाएगा। चलो करते हैं अब dt। अच्छा इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। यहां से अगर मैं लिखूं, इसी को अगर मैं और लिखूं, तो मैं यहां से dt को लिख सकता हूं, dt को लिख सकता हूं dx ओवर gt,
dx, आई होप ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है, यहां से और लिख देता हूं dt बराबर dx ओवर gt, ठीक है। अगर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो एक बार थोड़ा मिटा देते हैं ताकि जगह बन जाए अपने पास, है ना। चलो, तो हमको यहां से dt मिल गया, dt है dx ओवर gt, है ना, और हमारा कैपिटल T है रूट अंडर 2h/g, ठीक। देखो dt हो गया, t हो गया, लेकिन यहां पर ना t में है ना, t को भी मैं फिर अगेन x में कन्वर्ट कर लेता हूं, और अगर x में कन्वर्ट कर लेता हूं तो मैं कहूंगा अगेन इस रिलेशन पर चले जाओ, इस रिलेशन में है x बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, तो 2 इधर, g नीचे, कैपिटल T स्मॉल t आ जाएगा, यहां आ जाएगा dx ओवर g, और ये जो स्मॉल t है ये हो जाएगा 2x/g का अंडर रूट, 2x/g का अंडर रूट, या फिर इसको कह सकते हैं dx ओवर 2xg का अंडर रूट, ऐसा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, तो अब आपको कैपिटल T भी पता लग गया, आपको स्मॉल dt भी पता लग गया, और आपको ये तो पता ही है, क्या पता है कि dt ओवर t ही असल में रो x dx है ना, मतलब कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालना, हमको इन दोनों प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड कर देते हैं, हो जाएगा काम। तो डिवाइड जैसे ही मैं करूंगा तो देखना क्या हो रहा है, dt ओवर कैपिटल T बराबर dx ओवर रूट 2xg बाय रूट 2h/g, ठीक है, देखते रहना, कुछ गलती तो नहीं कर रहा, g से g कट गया, 2 दो हैं तो अंडर रूट के बाहर आ गए, रूट h और रूट x, हो गया काम, बहुत सारा हो गया काम, जरूर सा रह गया बस। तो हमारे पास dt/t आ गया, और यही चीज हमारी असल में क्या है, रो x dx, जिसको हमने अभी पहले डिस्कस किया। क्यों था ये, अगेन सुन लो, रो एक्स dx वो डेंसिटी है, वो प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा पार्टिकल है वो इस dx रीजन के अंदर लाई कर रहा है, वो ये प्रोबेबिलिटी है रो एक्स dx, और dt बाय कैपिटल T भी यही प्रोबेबिलिटी है कि जो पार्टिकल है वो इस रीजन के अंदर लाई कर रहा है। दोनों एक ही प्रोबेबिलिटी है तो दोनों बराबर होंगी, दोनों बराबर होंगी तो दोनों को बराबर कर दिया। दोनों को बराबर करते हुए हमने ये जो dt था उसको भी x में चेंज किया, जो कैपिटल T था उसको भी x और g जो नोन चीजें हैं उनमें चेंज कर दिया। जब इन सबको चेंज कर दिया तो हमारा dt/t ये चीज आ गई, और ये पूरा हमारा रो एक्स dx ही हुआ। तो यहां से देखकर आप बता सकते हो क्या रो एक्स क्या होगा, हाँ रो एक्स क्या होगा, रो एक्स होगा 1/2 रूट एच रूट एक्स, है ना, क्योंकि dx से dx कट गया, रो एक्स आ गया 1/2 रूट एच और रूट एक्स, ठीक है। बाकी सब मैं मिटा रहा हूं, आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लेना। चलो, तो अगर ये सब समझ में आ गया तो हमारे पास ये आ गया, बट सवाल ये नहीं था, सवाल था एवरेज डिस्टेंस निकालो कि कितना नीचे आया है पार्टिकल, वो डिस्टेंस कितना है वो निकालो, और हमको याद है कि वो जो डिस्टेंस है वो h/2 से कम आना चाहिए, क्योंकि जो पार्टिकल है वो ज्यादा से ज्यादा देर तक ऊपर वाले ही रीजन के अंदर था, है ना। चलो अब करके देख लेते हैं। हमको एवरेज निकालने का तरीका पता है, किसी भी चीज का एवरेज आप निकाल सकते हो, उस क्वांटिटी को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और dx से मल्टीप्लाई कर दो, और x जहां से जहां तक जा रहा है उसको इंटीग्रेट, वहां उसकी लिमिट वहां से वहां तक लगा दो। हमारा जो x है, हमारा जो डिस्टेंस है वो 0 से h तक जा रहा है, तो बस 0 से h तक लगा दिया, ठीक है। तो जरूर से सॉल्व करते हैं, यहां पर आ जाएगा x, रो x dx को अगेन ये पूरा लिख दिया, वो है dx ओवर 2 रूट h और रूट x, ठीक है, रूट h और रूट x, ये दिख रहा है ना, हाँ, और 0 से h तक इसको इंटीग्रेट किया जाए। अगर इसको इंटीग्रेट करने से पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 रूट h कांस्टेंट है बाहर निकल गया, रूट x dx का इंटीग्रेशन, रूट x ने x को मार दिया, रूट x बच गया, 0 to h हो गया काम, 1/2 रूट h, ये तो ऐसे का ऐसे रहा। रूट x का इंटीग्रेशन
h की पावर 3/2 बाय 2 ने इस 2 को मार डाला, तो ये बच गया हमारा। इसको और अच्छा, इसमें बस लिमिट लगानी है, लिमिट है 0 to h। पहले h लगाओगे, बाद में 0 लगाओगे, जब 0 लगाओगे तो 0 ही आ जाएगा और ये 3 तो बाहर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, देखना जरा। 1/3√h तो ऐसे ही है, 1/3√h तो ऐसे ही है, हाँ दिख रहा है ना। आगे बचा ये h की पावर 3/2, h की पावर 3/2, ये ठीक है, 1/3√h और h की पावर 3/2। तो इसको जरा सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू h, मतलब कि h/3 क्या बना, h/3, मतलब कि h/2 से कम है ना, h/2 था इतना, ये पूरे h का केवल 1/3 ऑलमोस्ट इतना हो गया, ये ऑलमोस्ट यहां पर कहीं, ठीक है, h/3 0.33h है ना। पूरा का पूरा कर लिया, पूरा का पूरा नोट कर लिया, आई होप कर लिया होगा, सब मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारी ग्रिफिथ्स बुक का सवाल, थोड़ा चेंज था सवाल में, पार्टिकल को एवी कोई बिल्डिंग से फेंका जा रहा था और कोई पानी पुनी नहीं था, ये एवी थोड़ा एक्वामैन देखने के लिए बना दिया सवाल को, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। तो हमारा जो एवरेज है वो h/3 है। अब इसको मिटा रहा हूं, और अच्छा, ये जो प्रॉब्लम था ये ग्रिफिथ्स का एग्जाम्पल था, ठीक है। और ग्रिफिथ्स के एग्जाम्पल के बाद यूजुअली ना ऐसा होता है कि उस एग्जाम्पल से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम है, वो अब डिस्कस करते हैं, ठीक। तो वो प्रॉब्लम है कि स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ इस डिस्ट्रीब्यूशन की। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले एवरेज डिस्टेंस था, अब फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो अब ये कर लोगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना भी आ जाएगा, है ना। मैंने कहा था ना कि क्वेश्चंस आसान होंगे, बस समझने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी तब, ठीक। चलो कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी। हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में हमने पढ़ा था, सिग्मा होता है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा होता है, और ये होता है रूट अंडर x के स्क्वायर का एवरेज माइनस x के एवरेज का स्क्वायर, ठीक है। x के स्क्वायर का एवरेज माइनस x के एवरेज का स्क्वायर, और x का एवरेज क्या है, ये हम निकाल चुके हैं। x का एवरेज है h/3, है ना, तो उसका स्क्वायर करेंगे h²/9 आएगा, ठीक। चलो एक सवाल रह गया, x स्क्वायर का एवरेज। अब देखो x स्क्वायर का एवरेज ये क्या होगा, बहुत आसान यार, हमने पढ़ा है कि कोई भी फंक्शन ऑफ x हो, उसको करने का एक ही मात्र तरीका है कि वो फंक्शन को ऐसे का ऐसे लिख दो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिख के dx से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो, हो जाएगा सवाल, है ना। यही तो पढ़ा है कल। तो ये है फ्रॉम 0 to h, क्योंकि x जो है हमारा 0 to h लाई कर रहा है, बस हो गया फिर तो सवाल। x स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो अभी हमने निकाला था 1/2√h√x, यही था क्या, यह 1/√2 था, यही था 1/2√h√x इंटू dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to h, ठीक है, पक्का। अच्छा इसको जरा और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2√h, ये तो बाहर आ गया, x स्क्वायर बाय √x, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 माइनस हाफ, मतलब कि 3/2, ठीक है। और इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 0 to h, कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, 1/2√h h की पावर 3/2, नहीं अभी कहाँ हुआ, अरे ना क्या बात कर रहे हो यार, ये क्या बात कर दी, अभी इंटीग्रेशन तो किया नहीं, इंटीग्रेशन तो करो, ये तो अभी सॉल्व किया है, इंटीग्रेशन तो किया नहीं, ठीक है, इंटीग्रेशन तो करो। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2√h, ये तो ऐसे का ऐसे, x की पावर 3/2 है, x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन हो गया x की पावर
5/2 बाय 5/2, 2 ने 2 को मार डाला तो वी कैन से 1/5 √h, ये तो ऐसे का ऐसे आएगा। अगला बचा x की बार 5/2, उसका लिमिट लगा दी 0 to h, तो 0 to h लिमिट लगाई तो h की बार 5/2 माइनस 0, बस ये बचा, है ना। जरा सा और सॉल्व कर देते हैं, क्या बनेगा, देखो h की बार 5/2 है, 5/2 का मतलब 2.5, तो 2.5 बाय 0.5 या 2.5 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा 2, तो मतलब कि h स्क्वायर बाय 5, ये ठीक है। तो क्या यही स्टैंडर्ड डेविएशन है? नहीं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। स्टैंडर्ड ये तो केवल x स्क्वायर का एवरेज है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो होगा x स्क्वायर का एवरेज माइनस x के एवरेज का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो यहां तक अगर उतार लिया तो इसको मिटाया जा रहा है, ठीक है, ये सब गया। तो ये हो गया हमारा h स्क्वायर बाय 5। क्या h स्क्वायर बाय 5 हो गया? x के स्क्वायर का एवरेज। लेकिन अभी हमारे पास x के एवरेज का स्क्वायर तो है नहीं, वो क्या होगा, जो x का एवरेज है, x का एवरेज था h/3, हमने निकाला था h/3 था, तो उसका स्क्वायर इसका स्क्वायर मतलब कि h स्क्वायर बाय 9, ठीक है, पक्का। अच्छा एक चीज कल मैं बताना, कल ही कह रहा हूं, मतलब इससे पहले वाली बात में मैं बताना भूल गया था, वो अभी देखेंगे हम, और वो ये है कि x स्क्वायर का एवरेज शुड बी ग्रेटर देन x के एवरेज का स्क्वायर, वरना मैं भूल ना जाऊं इसलिए लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये है ना, चलो ये समझ में आ गया। तो हमारा फाइनली आ गया ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, और वो होगा रूट अंडर क्या चीज, रूट अंडर ये मतलब कि h स्क्वायर बाय 5 माइनस ये मतलब कि ये x की एवरेज का स्क्वायर h स्क्वायर बाय 9, तो ये हो गया h तो बाहर आ गया, दोनों में h स्क्वायर है, अपॉन रूट अंडर इनका एलसीएम लिया तो 45 और ऊपर 9 माइनस 5 तो मतलब कि 4, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, तो विल गेट, आई होप ये विजिबल है, हाँ जी बिल्कुल है, तो वो हो जाएगा 2h ओवर 9, 45 को लिख दिया 9 इंटू 5 और 9 का अंडर रूट निकाल दिया तो 3, तो 3√5 ये, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी इतनी, 2h/3√5, 2h/3√5। इसकी अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें तो वो आएगी 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 5, तो 0.298, मतलब ये ऑलमोस्ट 0.3, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है वो ऑलमोस्ट 0.3h आ रही है, ठीक है। अच्छा ये था एवरेज था 0.33 और ये आ रहा है 0.3, ठीक है, पक्का। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी, ओके। अगला पार्ट हमारा क्या है इस सवाल का कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ फोटो इज सिलेक्टेड एट रैंडम इट वुड शो डिस्टेंस x मोर देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एवरेज। क्या मतलब, देखो कल मैंने एक बात बताई थी, अच्छा ये उतार दिया होगा, है ना, तो सवाल चेंज किया जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इसको मिटा रहा हूं, it will be more than a standard deviation away from me, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि हमने वही हजारों करोड़ों फोटोज क्लिक करी थी, है ना, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया है। अब वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि अगर मैंने कोई रैंडमली फोटो सेलेक्ट करी, अगर मैंने कोई रैंडमली फोटो सेलेक्ट करी, वो जो है, वो जो फोटोग्राफ है जो मैंने रैंडमली सेलेक्ट करी, वो एक स्टैंडर्ड डेविएशन दूर होगी मेरे मीन से, एक स्टैंडर्ड डेविएशन दूर होगी मेरे मीन से। और मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, जैसे कि बेल्स कर्व में
ये बेल्स कर्व होता है। तो इसको जब हम एनालाइज करते हैं तो हम यही कहते हैं कि भाई मीन से ना, ये मीन कि आपका जो वैल्यू है ना वो मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है, या एक स्टैंडर्ड डेविएशन के रीजन के अंदर है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के रीजन के अंदर है। तो बिल्कुल वही सवाल ये यहां पर भी पूछ रहा है ना, कि आप ये बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो आपका, कि जो आपने एक रैंडमली फोटो सेलेक्ट करी वो आपके मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन दूर से ज्यादा दूर है। मतलब कि ये हो गया मेरा मीन h/3 और h/3 के बाद 0.3 और लिया तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, है ना। तो वो कह रहा है कि अगर आपने कोई भी रैंडमली फोटो सेलेक्ट करी तो वो मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन के आगे लाई कर रही है, मतलब कि यहां कहीं लाई कर रही है, ठीक है। मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन आगे हुआ ये, और उससे भी आगे लाई कर रही है, उसका डिस्टेंस इससे ज्यादा है, ये वो पूछ रहा है। तो अगेन बहुत ही आसान होगा, हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी फ्रॉम ए टू बी वो कैसे निकलता है, वो होता है ए से बी रो एक्स dx का इंटीग्रेशन, बस यही तो होता है। अब यहां पर हमको रो एक्स dx तो पता है 1/2 रूट एक्स dx हमने निकाला था। a और b क्या होगा, a होगा कहां से, मतलब कि यहां से हमें अब कहां से कहां तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें इस रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मैंने कोई फोटो रैंडमली सेलेक्ट करी और वो इस रीजन में लाई कर रही है, इस रीजन में लाई कर रही है। तो ये जो रीजन है, ये रीजन है एक्चुअली जहां पर शुरुआती लिमिट होगी मेरा h/3 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कि h/3 प्लस ये 2h/3√5 ये होगा, ठीक है। और फाइनल लिमिट क्या होगी, यहां से यहां तक लाई कर रही है, मतलब कि यहां से h तक। ये लिमिट समझ में आ गई, पक्का समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, इसको सॉल्व कर, मतलब इसको हमको पता है वैसे कि क्या ऑलमोस्ट आएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 0.3 आ रहा है, वो 0.33 आ रहा है, तो ऑलमोस्ट ये 0.63h आ जाएगा, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन थी हमारी 0.3h और जो मीन था हमारा वो था 0.33h। तो अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस मीन करूंगा तो वो मेरा आ जाएगा 0.63h, है ना। तो ये 0.63h से h तक लाई करना चाहिए और बाकी सब ये होगा, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ चलो, तो देखो इसको सॉल्व करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें इंटीग्रेशन करना आता है। 1/2√h बाहर आ गया, एलसीएम इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, कांस्टेंट है। अगला इंटीग्रेशन होना है dx/√x। 1/√x का मतलब x के पास -1/2, यही तो हुआ dx का इंटीग्रेशन। तो 1/2√x, x की पावर -12 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर -12 + 1 बाय -12 + 1, मतलब कि x की पावर हाफ बाय हाफ, हाफ ने हाफ को मतलब 2 ने 2 को मार डाला और लिमिट लगेंगी 0.63h से h तक। तो चलो प्रोबेबिलिटी निकाल ली जाए। प्रोबेबिलिटी होगी 1/√h टाइम्स, पहले तो ऊपर वाला आएगा, ऊपर वाला आया तो ये हो गया √h माइनस, फिर नीचे वाला आएगा तो नीचे वाला होगा √0.63h, ये ठीक है। और √h हर जगह है, कट जाएगा, सब कट गया तो आ जाएगा 1 - √0.63, ठीक है। 0.63 को ऑलमोस्ट 0.64 मान लेते हैं, ये दिख रहा है ना, हाँ 0.63 को ऑलमोस्ट 0.64 मान लेते हैं, और 0.64 हमको पता है कि 0.8 हो जाएगा उसका अंडर रूट। तो वी कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ये दिख रहा है, हाँ, तो ये हो जाएगा 1 - 0.8, तो मतलब कि 0.2, ये हो जाएगा 0.2। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हुई कि वो एक स्टैंडर्ड डेविएशन से दूर है, मतलब कि अपने एवरेज से भी एक स्टैंडर्ड डेविएशन से दूर है, वो है 0.2, मतलब कि बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, और होनी भी चाहिए कम, बहुत कम होनी चाहिए,
क्यों कम होनी चाहिए? क्योंकि यार ज्यादा से ज्यादा फोटोज तो यही खींची जाएंगी ना। अगेन जितना ऊपर रीजन है उतनी ज्यादा फोटोज खींची जाएंगी, क्योंकि उस रीजन में वो ज्यादा देर तक रहेगा, है ना। ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया, आई होप बढ़िया समझ में आ गया होगा। इसको खुद एक बार दोबारा से करना, क्योंकि ये अच्छा सवाल है और आपको इसमें मेनली ये समझ में आता है कि ये कैसे निकालना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसे निकालना है। जब क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा वो हमेशा मॉड साई का साई एक्स का स्क्वायर होगा, ठीक है, मॉड साई एक्स का स्क्वायर होगा। आई होप यहां तक कहानी क्लियर है। इसके बाद भी ग्रिफिथ्स में एक क्वेश्चन है, लेकिन उसमें गॉसियन इंटीग्रेशन लग रहा है, तो इसलिए जब हम गॉसियन इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे, मतलब कि उसके फॉर्मूले पढ़ लेंगे, तब हम उस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। ओके, आई होप ये लेक्चर आपको ढंग से समझ में आया होगा। अगर आया है तो नीचे लिख देना भाई साहब अच्छे से समझ में आया है। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, उसमें हम सबसे पहले करने वाले हैं गॉसियन इंटीग्रल्स। उसका थोड़ा थोड़ा बेसिक इंट्रो दूंगा, ज़्यादा नहीं, और उसकी इंटीग्रेशन कैसे वैसे करते हैं और क्या नाम है, फॉर्मूलाज क्या क्या हैं, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज के क्वेश्चन, नॉर्मलाइजेशन के कुछ और क्वेश्चंस जिसमें गॉसियन इंटीग्रेशन भी यूज होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, काफी कुछ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही छोटा होगा, तो डोंट स्किप दैट, अभी के अभी देख लेना उसको, ठीक है। ओके,